नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आर्टिकल 20, 21 और 22 को डिस्कस किया था, यानी 20, 21 और 22 वे अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं, हमने उन्हें अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। उनसे कैसे प्रश्न बनेंगे और वो हमारी जानकारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसे आपने बहुत बारीकी से समझा। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23, 24 है ना। ये दो आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन होते रहता है, इस आर्टिकल्स का, और इस अधिकारों का कहीं ना कहीं अपहरण हमेशा होते रहा है, जमाने से हो रहा है ना, परंपरा चल रही है सोसाइटी के बारे में। आप समझे इस अनुच्छेद के महत्व को। ओके, मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं ना। फंडामेंटल राइट्स हमने आर्टिकल 22 तक कवर कर लिया है। आज जो पढ़ना हमें वो अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में पढ़ना है। अनुच्छेद 23 और 24 क्या कहता है? यह कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब किनका शोषण, किस तरह का शोषण, कौन करेगा शोषण, इसे आप समझ ले। ये वो अधिकार है जो आपको इस शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद के माध्यम से। क्या है? अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। ठीक है, मानव दुर्व्यापार अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध। यह अनुच्छेद 23 कहता है। अब इसमें मानव दुर्व्यापार से क्या अर्थ है और बलात् श्रम का क्या अर्थ है, इस दो टर्मिनोलॉजी को जब आप समझ लेते हैं तो ये पूरा आर्टिकल आपका क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। मानव दुर्व्यापार व बलात् श्रम, इसे आप समझ लें। एक्चुअली हुआ क्या था कि मानव का, ये आर्टिकल कहता है मानव का किसी भी रूप में वस्तुओं के समान अगर आप खरीद बिक्री करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मानव का किसी भी रूप में, मानव मत मीन्स स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बूढ़ी, सभी लोग आ जाएंगे इसमें, है ना। तो मानव के किसी भी रूप में अगर आप वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री करते हैं, उसी खरीद बिक्री को यह प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 23। अब बोलिएगा कि किस तरह से मानव का खरीद बिक्री होता है, तो आप याद रखिए कि संविधान सभा इस बात को अच्छी तरह से समझती थी कि आपके भारतीय संस्कृति में, है ना, या भारतीय परंपरा में, आपके समाज के परंपरा में, है ना, यह एक बेहद पारंपरिक कुरीतियां हैं, है ना, पारंपरिक अपराध है कि हम मानव का दुर्व्यापार करते हैं और करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा क्यों? मानव दुर्व्यापार में शब्द शामिल है, सबसे पहला शब्द शामिल है पुरुष, स्त्री, है ना, पुरुष, स्त्री व बच्चे का दुर्व्यापार, बच्चे का दुर्व्यापार। दूसरा शब्द इसी में शामिल है, इसी का अर्थ है महिलाओं और बच्चों, महिलाओं और बच्चों के साथ नैतिक दुर्व्यवहार। मतलब समझे आप, महिलाओं व बच्चों के साथ नैतिक या अनैतिक दुर्व्यवहार।
मुझे लगता है कभी कभी मैं इसे लिख लूं ताकि समय कम लगे, पर फिर भी अच्छा लगता है लिखना। अनुच्छेद 23 और 24 चूंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है हमें, हमारे शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। अब इस दो फैक्ट को आप समझ लें, बलात् श्रम का और मानव दुर्व्यापार का। मानव दुर्व्यापार का अर्थ होता है पुरुष, स्त्री व बच्चे के साथ जो दुर्व्यापार होता है वो इसी के अंतर्गत आएगा। महिला और बच्चों के साथ जो अनैतिक दुर्व्यापार होता है, जिसमें आप बोल सकते हैं वैश्यावृत्ति हो सकता है, हर्षिकर दुर्विकर में कुछ फर्क हो, वैश्यावृत्ति। और तीसरा आता है जो आपके समाज में बहुत ही प्रचलित थे पुराने जमानों में, आज तो थोड़ा बहुत कम ही हो गया है ना, पुराने जब जमींदारों के जमाने थे तब देवदासी प्रथा, है ना, देवदासी या दास प्रथा। इन तीनों का अर्थ होता है मानव दुर्व्यापार। ये तीनों शामिल हो जाते हैं मानव दुर्व्यापार शब्द में। बलात् श्रम का मतलब क्या हो गया? बलात् श्रम का मतलब हो गया किसी की इच्छा के विरुद्ध अगर आप काम लेते हैं, हमारी इच्छा नहीं है कि हम वो काम करें लेकिन मजबूरी है कि हमें वो करना पड़ता है आपके दबाव में आकर के, तो उसी को कहता है बलात् श्रम। यानी किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम करता है ना, करवाता है इच्छा के विरुद्ध, तो उसका मतलब होता है आप बलात् श्रम कर रहे हैं। तो संविधान का जो ये आर्टिकल है अनुच्छेद 23 यह कहता है कि इनका अगर दुर्व्यापार होता है, यानी स्त्री पुरुष महिला बच्चे, है ना, वह इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम करवाता है उसके तो माना जाएगा कि वो आपके मौलिक अधिकार का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, अपहरण कर रहा है ना। अब संविधान सभा ने क्या किया, इस बात को भली भांति समझा और उन्होंने जब संविधान की रचना वो कर रहे थे उस वक्त उन्होंने अनुच्छेद 23 के माध्यम से इस पर निषेध, मतलब इस पर एक अधिकार दे दिया आपको कि अगर इनमें से किसी भी एक तरह का शोषण आपके साथ हो रहा है तो फिर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के रिट दायर कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब संविधान सभा को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान की रचना कब हुई है और संविधान लागू कब हुआ है, तो वो 1950 के आसपास है। उस वक्त भारत में जमींदारों का प्रभुत्व था, है ना, हमारे समाज में जमींदारों का प्रभुत्व था। पुराने जमानों की बात हम कर रहे हैं 1950 के। और उस वक्त जो किसान होते थे, मजदूर होते थे, छोटे गरीब परिवार होते थे, अगर वो किसी कारणवश उन जमींदारों से जाकर के कुछ पैसे उधार ले लेते थे तो वो उसे चुका नहीं सकते थे। सूद, जिसे आज भी समाज में सूद वाला काम चल रहा है, जो आप इंटरेस्ट लेते हैं, बैंक भी आपसे इंटरेस्ट लेती है, बट ये ऑफिशियल टाइप का हो गया। पुराने जमानों में क्या होता था, बस आपने जमींदार से कर्ज लिया, है ना, आपको पता है, जमींदार को पता है, और आपने जब कर्ज नहीं चुकाया तो जमींदार क्या करते थे, आपके घर को हड़प लेते थे, आपके जमीनों को हड़प लेते थे, या आपसे बेगारी करवाते थे। बेगारी, आप उसके दास बन जाते थे, आपसे बलात् श्रम करवाते थे, आपकी इच्छा के विरुद्ध वो कार्य करवाते थे, है ना। बेगारी का अर्थ क्या हो गया, नहीं सुनते हो? आजकल बहुत बार ये शब्द प्रयोग किया जाता है कि बेगारी करे से तोरा फुर्सत है, नहीं सुनते हो? ऐसे बोला जाता है कि बेगारी करे से तोरा फुर्सत है, दिन भर तो बेगारी ये करते रहता है। तो बेगारी का मतलब हो जाता है कि बिना परिश्रमिक, यानी कि बिना पैसे के काम करना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं किसी के लिए, तो वहां से अगर कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसे आप बेगारी की श्रेणी में रखेंगे, यानी फ्री फोकट में करना। बातें समझ में आ गई? तो अनुच्छेद 23 यही कहता है कि अगर पुरुष, स्त्री व बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होता है, बच्चे को, जैसे कि आप जानते हैं बच्चे के साथ किस तरह का शोषण होता है, बच्चे को बेच दिया जाता है, बच्चे से आप घर के बहुत सारे काम करवाते हैं, है ना। पुरुषों को भी इस तरह से काम किया जाता है, जब जमींदार, इनमें से जमींदार के पैसे नहीं चुका पाते थे तो वो इन फैमिली के साथ ऐसे ही करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। फिर महिलाओं, बच्चों के साथ अगर अनैतिक दुर्व्यवहार किया जाए, वैश्यावृत्ति इसी में शामिल है। अगर उसके साथ आप व्यापारिक, यानी उनको बेचना खरीदने वाला काम करते हैं, या देवदासी या दास प्रथा। देवदासी मतलब स्त्रियों का जो समूह होता है, स्त्रियां जिसमें नौकरी कर, मतलब नौकर होती है, और दास मतलब जो पुरुष होते हैं। तो अनुच्छेद 23 पूरी तरह से मानव दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का निषेध करता है। यह कहता है कि अगर आप इनमें से किसी भी तरह का शोषण करते हैं
मानव के साथ वस्तुओं की तरह खरीद बिक्री करते हैं मानव का, तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं, और इस पर क्या हो सकती है, आपको आपके नाम पर रिट या आप पर केस हो सकती है और आप जेल जा सकते हैं, है ना। अब आते हैं अनुच्छेद 24। तो मैं पॉज कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं, है ना, समय ना बर्बाद करें। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 24 जो एक और सामाजिक बुराई हमारे समाज में मौजूद थी उसे प्रतिबंधित करता है। कैसे? अनुच्छेद 24 कहता है कल कारखानों में, है ना, बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 क्या करता है, कल कारखानों में नियोजन पर निषेध करता है। अगर आप बच्चों का कल कारखानों, है ना, कल कारखानों में बच्चों के नियोजन का निषेध करता है, ठीक है। आपको पता है कि अनुच्छेद 24 आपके सोसाइटी से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है। हमारे यहाँ भी बच्चों के साथ शोषण होता है ना। उसके रूप अलग होते हैं कि हम बच्चों से कोई जोखिम भरा कार्य लेते हैं या शांतिपूर्वक जो बैठ करके काम किया जाता है उस तरह के काम लेते हैं। अनुच्छेद 24 किसी भी कल कारखाने में बच्चों के नियोजन का निषेध किया जाता है। अब बात आती है कि किस उम्र तक के लड़के या बच्चे जो होते हैं उनको बच्चा कहा जाए, है ना, और किस उम्र तक उनको अल्पवयस्क कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 14 वर्ष की आयु को बच्चे की श्रेणी में रखा गया था। 14 वर्ष से अगर कोई कम उम्र का बच्चा है या 14 वर्ष तक है तो वो बच्चे की श्रेणी में आता है। हालांकि इसमें संशोधन हुआ है और शायद अब 16 वर्ष रखा गया है ना। तो 16 वर्ष से जो अंडर हैं, पीछे के बच्चे हैं, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 13 वर्ष, वो बच्चों की श्रेणी में आएंगे। और 16 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे वो अल्पवयस्क की श्रेणी में आते हैं। अल्पवयस्क, हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन हुआ हो एज को लेकर के, पर मुझे जहाँ तक याद है कि वो 16 से 18 तक को अल्पवयस्क की श्रेणी में रखा है उन्होंने, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बच्चों में रखा है। अगर आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, माफ करें, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी प्रकार के काम में लगाते हैं, चाहे वो जोखिम भरा हो, चाहे वो शांतिपूर्वक कार्य हो, है ना, चाहे वो चाय को ले जाके बेचना हो, चाहे वो बम बारूद बेचना हो, है ना, या बम पटाखे बेचना हो, बात समझ में आ रही है। तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अगर आप किसी भी काम में लगाते हैं तो यह माना जाएगा कि आप अनुच्छेद 24 का उल्लंघन कर रहे हैं। बातें क्लियर है? हाँ, 16 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, जोखिम भरे कार्यों में ना लगा करके, जो थोड़े बहुत घर के काम होते हैं या जैसे आप दुकान पे बैठते हैं लोग बच्चे, तो उस तरह के काम में थोड़ा बहुत लगा सकते हैं क्योंकि वो अल्पवयस्क की श्रेणी में आते हैं। तो संविधान सभा ने अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से बहुत ही कठोर और जो समस्याएं केवल संवैधानिक नहीं है कि यह समस्या क्या लग रहा है आपको, अनुच्छेद 23 और 24 की समस्याएं केवल संवैधानिक और कानूनी समस्या है, केवल प्रशासन की समस्या है, नहीं, यह सामाजिक आर्थिक समस्या है। हमारे समाज में व्याप्त है यह समस्या। चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखे, आर्थिक दृष्टिकोण से मतलब घर की मजबूरी हो, है ना, पैसे की दिक्कत हो तो काम करना पड़ता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, संवैधानिक सिर्फ समस्या नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए प्रशासन को, राज्य को, सरकार को? तो सबसे पहले तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, केवल प्रशासन और सरकार को नहीं बल्कि आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, है ना, अपने सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत तो इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए कि आप अनुच्छेद 23 और 24 में जो भी बातें लिखी गई है देखें कि उनका वायलेशन कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या परिस्थिति को बदला जा सकता है ना। तो जैसे कि आप एनजीओ देख रहे हैं, एनजीओ बच्चों के लिए काम कर रही है ना, महिलाओं के लिए काम कर रही है, तो उसी प्रकार से आप भी थोड़े बहुत इस सोसाइटी के लिए हेल्प कर सकते हैं। मुझसे जहाँ तक हो रहा है मैं भी सोसाइटी के लिए हेल्प कर रहा हूँ। जैसे कि अभी आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे इससे क्या बेनिफिट है, पर फिर भी मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा, क्योंकि आपको पता है कि विद्यालय में शिक्षा से वंचित रह जाना एक परंपरा चली आ रही है ना बिहारों में, खास करके ये
कि आप गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, है ना, या किसी अन्य कारणवश आप डेली स्कूल नहीं जा पाते हैं, वहाँ शिक्षा का डेली मतलब डेली शिक्षा के माध्यम से आपको शिक्षा के माध्यम से प्रतिदिन आपको रूबरू नहीं हो पाते हैं, तो उस तरह से क्या होता है, आप शिक्षा के माहौल से भटकते हैं थोड़े बहुत और आपकी जानकारी अधूरी रह जाती है। अब आप अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो फिर बाद में पता चलता है कंपटीशन में आने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में कि अच्छा अनुच्छेद 23 और 24 भी कोई नाम का चीज़ है जो हमारे लिए है ना, हमारी सोसाइटी के लिए है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जहाँ तक हो आपसे आप इस सोसाइटी के लिए, अपने घर के आसपास के लोगों के लिए ध्यान रखें, है ना, एक अच्छे और जागरूक नागरिक बनने का प्रयास करें। तो अनुच्छेद 23 और 24 आप याद रखेंगे किससे रिलेटेड है, शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है। किस तरह के शोषण के विरुद्ध अधिकार यह देता है, अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को बिना पैसे दिए काम नहीं करवा सकते, बेगारी नहीं करवा सकते, है ना, आप किसी के साथ दास प्रथा जो चलन में थी उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, आप किसी भी व्यक्ति को यानी कि वो पुरुष हो, स्त्री हो या बच्चे हो, उनको आप वस्तुओं के समान खरीद बिक्री नहीं कर सकते। और इसीलिए संसद ने क्या किया था, एक अधिनियम जारी किया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ताकि आप जो न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन तय किया गया, मान लो 300 400 जो भी है, आप उससे कम के रेट पर काम नहीं करवा सकते, है ना, किसी भी व्यक्ति को उसके अगर मजबूरी है उसकी कुछ, तो ऐसा नहीं हो कि आप 200 रुपये अगर मार्केट रेट है तो उसे आप 100 रुपये में करवाएं, तो वो व्यक्ति चाहेगा तो आपको आप पर रिट दायर कर सकता है, ठीक है। इधर जो अनुच्छेद 24 है, कल कारखानों में बच्चों के नियोजन से, यह भी अनुच्छेद क्या है, संसद ने इस पर भी अधिनियम बनाया है, लगभग बालक की, जैसे कि आप कह सकते हैं 1986 में एक अधिनियम आया था, है ना, तो वो अधिनियम क्या करता है, 1986 में एक अधिनियम आया था जिन्होंने बच्चों के उम्र को लेकर के एक अधिनियम बनाया कि भैया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब बच्चे की श्रेणी में आते हैं। पहले 14 वर्ष था, उन्होंने परिवर्तन किया संसद ने अधिनियम बना करके, और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब बच्चे की श्रेणी में आएंगे। उनसे आप कोई भी काम, किसी भी प्रकार का काम, चाहे वो जोखिम भरा हो या ना हो, है ना, जोखिम भरा हो या ना हो, आप नहीं करवा सकते। हाँ, 16 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे जो अल्पवयस्क की श्रेणी में आते हैं उससे आप काम करवा सकते हैं थोड़े बहुत, है ना। तो आप अनुच्छेद 23 और 24 के महत्व को समझ गए होंगे। इनका जुड़ाव हमारे समाज से है, हमारे इस देश के जो गरीब मजदूर हैं उनके बच्चे से है, कि आप उनके बच्चे को, है ना, उनके बच्चे का शोषण ना करें, है ना, उनका शोषण ना करें, आप ये भी समझे कि वो भी एक मानव है ना। तो अनुच्छेद 23-24 मैंने भी एक बात और फिर कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि यह केवल संवैधानिक समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है जिनको दूर करना है, और दूर करने के लिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तो अनुच्छेद 23-24 आप नोट कर लेंगे। अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में यही आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 23 क्या करता है और अनुच्छेद 24 क्या कहता है। तो आशा करते हैं कि अनुच्छेद 23-24 में लिखी बातों को आप समझ सके होंगे। ये बहुत छोटा आर्टिकल है, बट हमारे सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको ये बातें समझ में आई होंगी, है ना, चूंकि अभी क्या है ना, पहले तो हम लोग कभी कैमरे के सामने पढ़ाए नहीं है और पढ़ाने का उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा कि आप उम्र से आप देख ही रहे होंगे ना। लेकिन जितना मैंने पढ़ा अपने ज्ञान की सीमा में रखकर आप परोसने का काम किया है ना, जितना आप सीख सकते हैं मुझे उससे बेहद खुशी होगी, है ना। तो आप अगर सीख पाते हैं कुछ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, कमेंट भी जरूर करें कि क्या दिक्कतें आपको लगती हैं, है ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।